हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, पोम नंबर 4, एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करने वाले हैं, हम पोएट के बारे में जाएंगे, कवि के बारे में जानेंगे। कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यहां पर आप देख सकते हैं पिक्चर लगी है उनकी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा कब हुए? 1874 को, और उनकी डेथ कब हुई? 1963 को। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर स्टार लगा लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट। अब देखिए, उनको अक्सर क्या बुलाया जाता है? यहाँ ऑफन का मतलब होता है अक्सर ना, अक्सर उनको बुलाया जाता है न्यू इंग्लैंड पोएट। वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को बट मूव्ड एट एन अर्ली एज टू न्यू इंग्लैंड। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि वे पैदा हुए थे ना, जन्म स्थान पैदा हुए जहाँ पे, वो क्या है? सैन फ्रांसिस्को। ये भी नोट डाउन करके रख लें, सैन फ्रांसिस्को में वो पैदा हुए थे। बट मूव्ड एट एन अर्ली एज टू न्यू इंग्लैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ना। और उसके बाद क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को से वो मूव होकर कहाँ पर आ गए? न्यू इंग्लैंड में आ गए, जो कि कहाँ पर था? ईस्ट कोस्ट में। रिटर्निंग टू द स्टेट्स। अब देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है, जब वे अपने राज्य को लौटते हैं, ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोएट्री एंड टीचिंग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब वापस जब इंग्लैंड आए तो उन्होंने क्या करा? इंग्लैंड में आने के पश्चात, राज्य में आने के पश्चात, है ना, उन्होंने अपने आप को, अब देखिए हिमसेल्फ मतलब अपने आप को क्या करा? डिवोट किया। डिवोट करने से अर्थ यहाँ पर ये होता है, अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा डिवोशन। डिवोशन का मतलब क्या होता है? भक्ति करना। वैसे ही डिवोटेड मतलब वो उससे जुड़ गए, पूरे तरीके से उसमें लीन हो गए। तो पोएट्री में वे क्या हो गए? लीन हो गए। ठीक है, पोएट्री और टीचिंग में वो एक टीचर भी थे। He also worked as a newspaper editor. Dear students, वे एक न्यूज़पेपर एडिटर भी थे, कॉबलर थे, फार्मर थे। सोचिए, काम उन्होंने किसकी तरह किया? एडिटर का काम किया, कॉबलर का काम किया, फार्मर का काम किया। कहीं ना कहीं वो फार्मर भी थे, कॉबलर भी थे, एडिटर भी थे। तो स्वाभाविक है मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। यही नहीं कि बहुत ऊंचाइयों में ऐसे ही पहुंच गए। His poems describe ordinary people and simple settings in a very simple and lucid language. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? उनकी पोम, his poems describe ordinary people। यहां पे जो उनकी पोम होती है वो बताती है, डिस्क्राइब करती है, जानकारी देती है सामान्य लोगों की। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य लोगों की, एंड सिंपल सेटिंग्स इन अ वेरी सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज। उनकी पोम जो होती है उसकी सेटिंग जो है बहुत नॉर्मल होती है। ठीक है, जहाँ पर भी देख के बनाया गया है, सेट किया गया है ना, और बहुत ज़्यादा लूसिड ना, बहुत सिंपल, बहुत सरल लैंग्वेज में वो लिखते हैं। बट हिज एपरेंटली सिंपल थीम्स ऑफन कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स। अब यहाँ पर देखिए, जो बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि एपरेंटली ना, साफ सुथरे तरीके से, क्लियर कट तरीके से अगर हम ध्यान दें तो उनकी जो थीम होती है ना, सिंपल थीम्स जो होती हैं, अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग। अब जो भी थीम है, हम थीम देखेंगे अभी पोम की, बहुत सारी थीम्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, इतना सामान्य लैंग्वेज में चीज़ों को लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो है कॉम्प्लेक्स मीनिंग। यानी हर एक चीज़ सिंपल है, लेकिन जब अर्थ निकल रहा है ना, अक्सर जब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग तात्पर्य निकलता है। He bears a close resemblance to Wordsworth in his love for nature। कहीं ना कहीं जब हम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं
तो कहीं ना कहीं उनकी तुलना इनके साथ की जा सकती है, वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। क्यों? क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ध्यान से देखते हैं, परखते हैं और उन पे अपनी कविताएं जो हैं उनका निर्माण करते हैं। तो यही बात है डियर स्टूडेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इस पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। His works include, अब जो उनका वर्क है वो क्या इंक्लूड करता है, क्या है उसमें? अ बॉयज विल, ये बहुत फेमस कविता है। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हेमिस्फीयर, वेस्ट रनिंग ब्रुक, अ फर्दर रेंज, है ना। यहाँ पर इनकी पब्लिकेशन डेट दी हुई है, उसको आप देख लें। ये MCQs में पूछा जा सकता है। फ्रॉस्ट वॉन न्यूमरस अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं इन्होंने अपने नाम किए हैं, इंक्लूडिंग टू पुलिट्जर प्राइज एंड बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोम। अब यहाँ पर एक प्राइज भी उन्होंने जीता है ना, इसको आप पुलिट्जर प्राइज बोल सकते हो। एंड बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोम, और उसी समय जब उनको ये पुरस्कार मिला तो उन्होंने क्या करा, द गिफ्ट आउटराइट नाम का एक जो पोम है वो भी दी। एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ना। अब जॉन कैनेडी जो है, अब देखिए उसी समय ना, बाय द टाइम की बात हो रही, पुलिट्जर प्राइज उनको मिल गया। और उसके बाद जब जॉन कैनेडी जो है उनका इनॉग्रेशन शुभ आगमन होता है ना, इनॉग्रेट करते हैं कोई जब आता है, तो एट द इनॉग्रेशन उस समय इन्होंने ये पोम लिखी 1961 में। ही हैड अचीव द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ अमेरिका। और कहीं ना कहीं क्या हुआ, इसी तरीके से जब पोम लिखी तो उससे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ अमेरिका कहलाए। देखिए डियर स्टूडेंट, राष्ट्र कवि होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, एक नहीं होता, पर कहीं ना कहीं हर सदी में कोई ना कोई बनता चले जाता है, ठीक है। तो वो अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे अमेरिका के। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं कि आप लोग बताएं पोएट लॉरिएट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से, आपके हिसाब से हिंदी में कौन है हमारे पोएट लॉरिएट। हमारे हिंदी की अगर हम बात करते हैं, अगर आप कंपेयर करें तो हिंदी इंग्लिश को कंपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। राष्ट्र कवि। चलिए अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पूर्व की कविताएं हैं, उन पूर्व की कविताओं में हमने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझा। वैसे ही यहाँ पर भी हम यही करेंगे। यहाँ पर हमने पहले दिया है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों दिया है? इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया है ताकि आप पोम की बेसिक बातों को समझ जाएं, एक सामान्य जानकारी। इंट्रोडक्शन। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग वॉज रिटन बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 1922। ये जो पोम है उसको 1922 में लिखा है। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एंड पब्लिश्ड इन 1923, 1923 में इसको पब्लिश किया गया है एज अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन न्यू हेमिस्फीयर। किसके पार्ट? एक पार्ट है किसका? कलेक्शन न्यू हेमिस्फीयर का। तो ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, एंड से लेकर हेमिस्फीयर तक। क्यों? क्योंकि ये MCQ में पूछा जा सकता है, मैं इसको वापस से हाईलाइट कर रहा हूं। एंड पब्लिश्ड इन 1923, लिखी 1922 में, पब्लिश हुई 1923 में, और एज अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। किसका पार्ट है? ये पार्ट है न्यू हेमिस्फीयर का, याद रखिएगा। द पोम इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ट्रैवलर। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। यह जो पोम है, ये जो कविता है, कही जा रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट। पर्सपेक्टिव का मतलब व्यू पॉइंट, व्यू ऑफ अ ट्रैवलर हु स्टॉप्स टू वॉच द स्नोफॉल। जो रुकता है किस लिए? स्नोफॉल को देखने के लिए। इन द फॉरेस्ट, ना, एक फॉरेस्ट में। अब देखिए यहां पर ये है कि ये जो हमारे पोएट हैं, जो बेसिकली यहाँ पर इनकी बात हो रही है, ट्रैवलर ही है। यहाँ पर एक ट्रैवलर को ले सकते हो आप। तो ट्रैवलर है, वो क्या कर रहा है? गुजर रहा है कहीं से, फॉरेस्ट से। अब क्या हो रहा है? ऊपर से बर्फ गिर रही है। तो ये सीन है स्टार्टिंग की पोम में।
फ्रॉस्ट क्लेम टू हैव रिटन द पोम इन वन सिटिंग। और ये कहते हैं फ्रॉस्ट की उन्होंने जो पोम लिखी है उसको सिर्फ एक ही बार में बैठे बैठे लिख दी। हम ऐसा करते हैं ना, बहुत सारी कविताएं होती हैं, उन सभी कविताओं को बैठे बैठे ही लिखते चले जाते हैं। कुछ कविताओं में बहुत समय देते हैं, कुछ लोग साल देते हैं, कुछ महीना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कविताओं में क्या करते हैं, एक ही बार में बैठे बैठे लिख देते हैं। दो दिस इज लाइकली टू apocryphal, it would have been particularly impressive due to the poem's formal skill, है ना। अब ये जो एक टर्म होता है ये कहीं ना कहीं बाइब्लिकल वर्ड है, बिब्लिकल है, इस वर्ड को लिया गया है ना। तो यहाँ पर ये कहा है, दो दिस इज लाइकली apocryphal, it would have been particularly impressive due to the poem's formal skill। कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली बहुत इंप्रेसिव है, क्योंकि इसमें जो पोएट हैं उन्होंने खुद की स्किल का उपयोग किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन में ही हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। लाइक टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है अब इस पोम में, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, आप डायरेक्ट इसको देख के समझ नहीं पा रहे होंगे कि कहा क्या जा रहा है। तो हम यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां कहा गया है, वेरी ऑफन, हमेशा अक्सर, द टाइटल ऑफ पोम इज प्रेजेंटेड एज अ ग्रांड, भव्य तौर पे ना, एक बहुत बढ़िया तरीके से पूरा टाइटल जो होता है पोम का वो दिखाया जाता है। द टाइटल ऑफ पोम इज प्रेजेंटेड एज अ ग्रैंड ऑल इनकम्पासिंग। अब ऑल तो आप लोग समझते हो, लेकिन इनकम्पासिंग क्या है, हर एक चीज को क्या, इनकम्पासिंग मतलब सराउंड एंड हैव और होल्ड विद इन, जहां पे हर एक चीज को सराउंड कर ले, हर एक टॉपिक समाहित हो गया, इनकम्पास, सराउंड करना। थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दैट इंस्पायर्स रीडर्स विद अ सिंबॉलिक पावर। कितनी अच्छी बात की, थॉट प्रोवोकिंग, जो विचार हैं, विचारों को तेजित करना, प्रोवोक करना, है ना। तो ये ऐसा लिखता है, ऐसा टाइटल होता है जो थॉट को क्या करता है, तेजित करता, प्रोवोक करता है, और दैट इंस्पायर्स रीडर्स विद इट सिंबॉलिक पावर, और अपने सिंबॉलिक पावर से क्या करता है, रीडर्स को इंस्पायर करता है। बहुत बड़ी बात कही है। अदर टाइम्स इट इज नथिंग मोर देन अ स्टेटमेंट। बहुत पहले तो ऐसे ही होता था, स्टेटमेंट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, लेट मी, एक पोम है जो मैंने आपको पढ़ाई शेक्सपियर में, सिंपल स्टेटमेंट डाल दिया था उसमें, आपने पढ़ा होगा, वो पोम मैंने आपको पढ़ाई, तो उसमें तो आपको अलग ही समझ में आ रहा है कि मेटाफर यूज करके बना दिया। लेकिन पहले की पोम्स ऐसी हुआ करती थी। लेकिन अब जब आप देख रहे हो 18th-19th सेंचुरी आ गया, तो अदर टाइम्स के मुताबिक ना, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट था वो अब चेंज हो गया ना। अब यहां पर देखिए, देन अ स्टेटमेंट अबाउट द पोम्स कंटेंट सच इज द केस विद इन द स्टॉपिंग ऑफ वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अदर टाइम्स इट इज नथिंग मोर देन अ स्टेटमेंट अबाउट द पोम्स कंटेंट सच इज द केस विद स्टॉपिंग बाय वुड्स इन स्नोई इवनिंग विच इज अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज टाइटल सजेस्ट। अब जैसे कि पुरानी पोम्स हमने देखी तो क्या होता है, उनमें टाइटल दे दिया जाता है, समझा दिया जाता है, तो कुछ ना कुछ हद तक यहां पर भी हमको यही देखने को मिलेगा ना, सिंपल स्टेटमेंट ही हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट है वो पूरी पोम की जानकारी आपको दे देगा। ऐसे शेक्सपियर की पोम को उदाहरण दिया मैंने ना, तो यही चीज है जो आपको यहाँ पर समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, इनकम्पासिंग का मतलब क्लियर हो गया। अब स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग से आप क्या समझते हो? यहां पर यह बताया जा रहा है कि रुक जाना ना, फॉरेस्ट में रुक जाना, जब बहुत इवनिंग का समय ना, एक इवनिंग का समय जब बहुत सारी क्या गिर रही है, बर्फ गिर रही है, तो शाम है, बर्फीली शाम में क्या हो रहा है ना, रुक रहा है, कोई रुक रहा है कहाँ पे, वुड्स में। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो आप इमेजिन करिए कि आप रुके हुए हैं स्नोई इवनिंग में, स्टॉप होना है। तो यही एक बहुत बड़ा टाइटल है, इसी से हम समझ पाते हैं कि पूरी पोम कहाँ अराउंड रहेगी। थीम पर आते हैं। अब थीम क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है ना, जनरल जानकारी, और साथ ही साथ हमको पता चलता है कि उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, क्या क्या हम देखेंगे आगे चलकर। अब नेचर वर्सेस सोसाइटी, कहीं ना कहीं इस पोम में हम नेचर वर्सेस सोसाइटी के बीच का एक संबंध देखेंगे।
In stopping by woods on a snowy evening, the speaker describes stopping to watch the snowfall while riding a horse through the woods at night. अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है. यहां पर जो स्पीकर है ना, जो बता रहे हैं, डिस्क्राइब्स, बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, स्टॉपिंग टू वॉच द स्नोफॉल. देखिए क्या हो रहा है, शाम का समय, शाम का समय है और स्नो गिर रही है. तो यहां पर स्पीकर अपने आप को रोके हुए हैं, रुक गए और वो खूबसूरती को निहार रहे हैं. कुछ कारण है वहां पर रुकने का ना. तो वो देख रहे हैं स्नोफॉल हो रही है और वो किस पर बैठे हैं, हॉर्स पर बैठे हैं. थ्रू द वुड्स एट नाइट ना, और वो गुजर रहे हैं वहां से कहीं ना कहीं. तो गुजर रहे थे, तो गुजरते गुजरते रुक गए. तो अब यहाँ पर वुड्स वर्ड जो आ रहा है, वुड्स. अब आप लोग बोलोगे सर वुड्स का मतलब तो होता है लकड़ी, तो ये लकड़ी में क्या कर रहे हैं. अरे डियर स्टूडेंट्स, वुड्स देखिए दो तरीके से चीज़ों को देखा जाता है. एक होता है जंगल और एक होता है वुड्स. कहीं कहीं वुड्स को हम जंगल और फॉरेस्ट ही कहते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी है. जो किसी के क्षेत्र, देखिए जंगल किसी के क्षेत्र में नहीं आता, किसी के क्षेत्र में नहीं आता. जंगल का बादशाह शेर होता है, लेकिन वुड्स एक ऐसा एरिया होता है जंगल का जहाँ का मालिक कोई आदमी होगा जिसने इस जगह को रेस्ट्रिक्ट करके अपना बनाया है, रजिस्ट्री करके. हर एक एरिया उसका है जहाँ पर उसका कब्जा है, उसको कहते हैं वुड्स. वहाँ पे कॉटेज भी हो सकता है, फार्म हाउस भी हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन वो उतना एरिया उसका ही होगा. तो कहीं ना कहीं वुड्स का मतलब ये होता है. While alone in the forest, the speaker reflects on the natural world. और कहीं ना कहीं क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है किस पे, नेचुरल वर्ल्ड पे, प्राकृतिक दुनिया पे. एंड इट्स इम्प्लिसिट कॉन्ट्रास्ट विद सोसाइटी. और कहीं ना कहीं जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना, आप पता है कॉन्ट्रास्ट क्या होता है. कॉन्ट्रास्ट मैंने आपको बताया है, जहाँ पे कोई भी चीज़ को हम लाकर रखते हैं, सामने जक्सटपोज करते हैं. जैसे पूर्व की पोम में हमने क्या देखा था, लाइफ और डेथ, है ना. तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है नेचर सोसाइटी का. सिमिलर चीज़ है या अपोजिट चीज़, दोनों का कॉन्ट्रास्ट. दो फ्रॉस्ट पोम रेजिस्ट अ डेफिनेटिव इंटरप्रिटेशन. यद्यपि है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फॉरेस्ट पोम, जो फॉरेस्ट की जो पोम है वो क्या कर रही है, रेसिस्ट अ डेफिनेटिव इंटरप्रिटेशन. अब डेफिनेटिव का मतलब क्या होता है, अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज और कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड. एक ऐसी चीज जो कभी बदल नहीं सकती. तो यहाँ पर वो रोक रहा है किसको, एक डेफिनेटिव इंटरप्रिटेशन को ना, समझाने के तरीके को. द नेचुरल वर्ल्ड इट डिपिक्ट इज एज वंस लवली एंड ओवरवेलमिंग. कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो नेचुरल वर्ल्ड है वो डिपिक्ट किया जा रहा है. वर्ल्ड इट डिपिक्ट्स इज एट वंस, एक बार में देख पाएंगे कि वो लवली है और ओवरवेलमिंग है. अब लवली का मतलब क्या होता है, प्यारा, और ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली ग्रेट और स्ट्रॉन्ग. द फैक्ट दैट इट seemingly lures the speaker to linger in the dark and cold suggests that nature is both a tempting and a threatening force. अब यहाँ पर एक फैक्ट की बात आ रही है, वो क्या है, that it seemingly lures the speaker to linger. अब यहाँ पे lures का मतलब क्या होता है, lures का मतलब to persuade है ना, persuade का मतलब किसी को आकर्षित करना, किसी के पास जाना, किसी को बताना. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परसुएट कर रहा है स्पीकर टू लिंगर. अब लिंगर का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग फॉर अ लॉन्गर देन यूजुअल, है ना. कहीं ना कहीं उनको आकर्षित कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है वो चीज़, है ना, कि उनको बहुत लंबे समय तक ना, स्पीकर टू लिंगर इन द डार्क, लंबे समय तक डार्क में रहना है. एंड कोल्ड सजेस्ट दैट नेचर इज बोथ अ टेम्पटिंग एंड थ्रेटनिंग फोर्स. और कहीं ना कहीं जो ठंडी चीज़ है वो बता रही है कि जो प्रकृति है, नेचर है, is both a tempting and a threatening force, है ना. आप बोलते हैं temptations नहीं होने चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी desires के temptation में फंसना नहीं चाहिए. threatening, परेशान करने वाली force. So in other words, beyond exploring the competing pulls of responsibility and personal desire on the speaker, the poem also considers the nature or mere possibility of choice itself.
यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द कॉम्पिटिंग पुल्स, अब यानी जो अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिंग ना, एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले ना, कोई दो चीज़ें चल रही हैं तो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन चलता है, तो कॉम्पिटिंग एक दूसरे के साथ चलने वाले, साथ ना एक दूसरे को कॉम्पिटिंग करने वाले, तो बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द कॉम्पिटिंग पुल्स, तो यहाँ पे कुछ पुल्स हैं, खिंचाव है ना, कॉम्पिटिंग पुल्स है, खिंचाव है, किसका? ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या समझते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को हैंडल करना, तो यहां बात हो रही है बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द कॉम्पिटिंग पुल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल डिजायर, खुद की डिजायर्स ऑन द स्पीकर, द पोम ऑल्सो कंसिडर ना, पूरा जो स्पीकर है उस पर ना छोड़ के कहीं ना कहीं, द पोम ऑल्सो कंसिडर द नेचर और मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ चॉइस इटसेल्फ, कहीं ना कहीं जो प्रकृति है ना, पोम क्या कर रही है? कंसीडर कर रही है द नेचर या और ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ चॉइस इटसेल्फ, या खुद में एक चॉइस की बात करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं अगला थीम, ये है हेजिटेशन एंड चॉइस। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? थ्रू आउट द पोम, पूरी पोम को अगर हम देखते हैं, द स्पीकर सीम्स टू बी stuck in a space in between society's obligation and nature's offers of solitude and reflection। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो हमारे पोएट हैं, यानी जो पोम के जो स्पीकर हैं, जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं दो जगहों के बीच में। एक तो सोसाइटी का ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, और दूसरा नेचर ऑफर ऑफ सॉलिट्यूड, जो प्रकृति जो प्रोवाइड करती है, सॉलिट्यूड प्रोवाइड करती है ना, अलोन स्पेशली यू फाइंड अ प्लेस इन, ऐसी जगह जहाँ पे आप अकेले हो, वो चीज़ जो प्रोवाइड करती है नेचर, उसके बीच में आप क्या हो? उसमें फंसे हुए हो। तो यही स्पीकर की स्थिति है। चलिए अब हम स्टेंजा को देख लेते हैं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है रुबायात स्टेंजा, ठीक है। द पोम फीचर्स 4 क्वाट्रेन्स रिटन इन अ रुबायत स्टेंजा फॉर्म। ये जो पूरी की पूरी पोम है ना, बेसिकली फीचर्स 4 क्वाट्रेन्स, यहाँ पे 4 क्वाट्रेन्स देखने को मिलते हैं, रिटन इन रुबायत स्टेंजा फॉर्म। किसके फॉर्म में? रुबायत स्टेंजा फॉर्म में लिखा हुआ है। अ रुबायत फीचर्स, अब यहाँ पर रुबायत क्या है वो देखते हैं। रुबायत फीचर्स अ चेन राइम स्कीम, कहीं ना कहीं क्या है ये जो फीचर्स है, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये एक चेन है राइम स्कीम की, इन विच वन राइम, एक ऐसी राइम स्कीम की चेन है ना, जहां पर एक राइम फ्रॉम अ स्टेंजा कैरियर्स ओवर इनटू द नेक्स्ट, है ना, एक ही स्टेंजा से। लाइक इसको इस तरह समझिए कि यहाँ पर ना एक चेन की तरह, यहाँ पर क्या होता है? वन राइम ना, कोई भी एक राइम किसी भी एक स्टेंजा से कैरियर है ना, कैरीज ओवर इनटू द नेक्स्ट, तो वहां से कैरी करके दूसरे पे चली जाती है। रुबायत हैज नो स्पेसिफाइड लेंथ, यहाँ पर इसकी विशेष खासियत ये है कि ये जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड कोई भी लेंथ नहीं है, इसकी लंबाई नहीं है। बट इन द केस ऑफ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग ना, अगर हम इस पोम की पर्टिकुलरली बात करते हैं, द पोम हैज़ 4 स्टेंजास, तो यहाँ पर जो पोम है उसमें 4 स्टेंजाज हैं और 4 लाइन ईच, और हर एक स्टेंजा जो है 4 लाइनों का है, विद ईच लाइन मेड अप ऑफ 4 आयम्बिक फीट और बीट्स। और वो कैसे बनी है? हर एक लाइन जो है वो बनी हुई है 4 आयम्बिक फीट और बीट से। आयम्बिक क्या होता है? हैविंग 1 शॉर्ट और वीक सिलेबल, जिसमें कोई शब्द हो, सिलेबल जो होता है वो वीक हो या एक बहुत छोटा हो, फॉलोड बाय 1 लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग सिलेबल। देखिए यहाँ पर एक सिलेबल ऐसा होता है ना, जहाँ पे एक शॉर्ट और वीक सिलेबल होगा, और उसी के बाद क्या आ जाएगा? लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग सिलेबल आ जाएगा, है ना। चलिए राइम स्कीम को देख लेते हैं। द पोम फॉलोज अ चेन राइम, यहाँ पर जो पूरी पोम है ना, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है? चेन राइम जो है
उसको फॉलो कर रही है, इन विच वन राइम फ्रॉम ईच स्टेंजा, जहां पर क्या है, जहां पर एक स्टेंजा इज कैरीड इनटू द नेक्स्ट ना, एक ही स्टेंजा जो है एक और के बाद कैरी होकर दिख रही है ना। यानी आपने अगर पढ़ा होगा, अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से ये आइडिया लग जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं वो, है ना, कि यहाँ पर एक ही राइम है फ्रॉम ईच स्टेंजा, वो क्या हो रही है, कैरीड इनटू द नेक्स्ट, दूसरे में जा रही है, क्रिएटिंग एन इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर, एक इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बना रही है। In this case, the first, second and fourth line of every stanza, अगर हम इस मुद्दे की बात करें, इस केस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो पहला, दूसरा और चौथा लाइन जो है ना, चौथी लाइन जो है, हर एक स्टेंजा की, है ना, राइम है, while the third doesn't, पर तीसरी नहीं है, ठीक है। दिस थर्ड लाइन, जो तीसरी लाइन है, however rhymes, वो क्या करती है, राइम करती है with the first, second and fourth line, है ना। तो जो थर्ड लाइन है, दिस थर्ड लाइन however क्या कर रही है, राइम करती है किसके साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फोर्थ के साथ एंड सो ऑन, और आगे तक। देन इन द फाइनल स्टेंजा, अगर हम फाइनल स्टेंजा पे आते हैं, द लाइन रिजॉल्व इनटू वन कंटिन्यूइंग राइम, और फाइनल स्टेंजा में आप देख पाओगे खासियत कि जो लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, एक कंटिन्यूइंग राइम में आ रही हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग स्कीम, तो एक तरह की स्कीम बन रही है, ए बी ए, बी सी बी बी, सी डी सी सी, डी 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 डी। तो इस तरह की राइम स्कीम हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी स्टार्टिंग की दो राइमिंग हो गए, है ना, ये दो राइम हो गया, ठीक है, फिर बी ए हो गया, फिर बी सी ऐसा रहा, बी बी राइम हो गया, फिर सी डी रखा, सी सी राइम हो गया, और यहाँ पे डी 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 राइम आ गया। तो स्वाभाविक है कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई पोयम है, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्कीम के बारे में समझ लिया है। यदि इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं स्पीकर के बारे में। द स्पीकर, अब जो बोल रहा है ना, जो बताने वाला है, स्पीकर ऑफ स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, जिस कविता की जो स्पीकर हैं इज एनोनिमस, है ना। यहाँ पर क्या है, वे एनोनिमस, है ना। एनोनिमस का मतलब क्या होता है ना, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, ऐसा व्यक्ति जो अज्ञात है ना। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो पूरी तरीके से अज्ञात हैं, कोई इनकी जानकार नहीं है। एंड डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड जेंडर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड जेंडर नहीं है, हमको इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, कौन है। ही और शी सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलर ना, हो सकता है वो लड़की हो या पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, ऐसा लगता है कि वो सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रैवलर। ट्रैवलर का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कहीं से ट्रैवल कर रहा है, कहीं से जा रहा है। और बिजनेस पर्सन, या हम कह सकते हैं कि वो एक बिजनेस पर्सन कहाँ से जा रहा है, थ्रू वर्ड्स, है ना, इन रूट टू अपहोल्ड सर्टेन प्रोमिसेस ही और शी हैज़ मेड, और एक ऐसी रूट से गुजर रहा है जहाँ पे उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रोमिसेस हैं ना, वो गुजरता जा रहा है, उसके पास कुछ प्रोमिसेस हैं, उसके कुछ आइडल्स हैं ना, कुछ उसने क्लेम करके रखा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी बना चुका है उसको कवर करना है, लेकिन वो बीच का सीन देखते हुए जा रहा है। The speaker is aware of the fact that he or she may be trespassing. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो स्पीकर है वो पूरी तरीके से अवेयर है, द फैक्ट ना, इस फैक्ट को लेकर अवेयर है, दैट ही और शी मे बी ट्रेसपासिंग। अब यहाँ पर ट्रेसपासिंग का मतलब क्या होता है, देखिए, टू गो ऑन टू समबडीज लैंड ना, किसी और की लैंड में चले जाना, पहुँच जाना, और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, और जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिना उसकी इजाज़त के किसी की प्रॉपर्टी में चले जाना। तो शी और ही, जो भी स्पीकर है, मेल है या फीमेल है, वो क्या करता है, ट्रेसपास कर रहा है, जा रहा है बिना उसकी अनुमति के, thus signaling an understanding of the societal rules that govern the world of which the speaker is a part। और कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक हिंट दी जा रही है ना, सिग्नलिंग, हिंट दी जा रही है, बताया जा रहा है
कि जो सोसाइटल रूल्स हैं ना गवर्न करने के लिए वर्ल्ड को, कहीं ना कहीं उसी का भाग कौन है, हमारे स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। Even the speaker's horse seems to find lingering in the words to be an unusual action. अब देखिए इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। पहले तो लिंगरिंग ना, बहुत किसी चीज़ के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना। तो even the speaker's horse seems to find lingering in the woods, मतलब वुड्स के बारे में सोच रहा है बहुत देर से, है ना। टू बी एन अनयूजुअल एक्शन, कहीं ना कहीं एक अनयूजुअल एक्शन है ये, which suggests that the narrator is not on to the west time, on to the west time, ना कहीं वो समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता है ना, वो वेस्ट नहीं करना चाहता है। एंड इंस्टेड इज लाइकली समवन फ्रॉम एन अर्बन इन्वायरमेंट, ना वो ऐसी जगह से है जो कि एक अर्बन इन्वायरमेंट। अर्बन इन्वायरमेंट का अर्थ यहाँ पर ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि यदि आप जानते होंगे रूरल अर्बन का अंतर, तो अर्बन लोग कौन होते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, और रूरल लोग वो होते हैं जो शहर में नहीं रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अर्बन इन्वायरमेंट का है। हाउएवर द स्पीकर ऑल्सो सीम्स टू फाइंड सम फ्रीडम इन द वर्ड्स, और कहीं ना कहीं जो स्पीकर है उसको वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आज़ादी देखने को मिलती है। आज़ादी से आप क्या समझते हो? आज़ादी यानी फ्रीडम, आप खुल के सारी काम कर सकते हो। अब देखिए, अवेयर दैट द लैंड ओनर कैन नॉट एक्चुअली सी देम स्टॉपिंग देयर। अब जब यहाँ पर यही बात हमको समझ में आएगी जब हम पोएम को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं जब पोएट वहाँ पर रहेंगे, वहाँ से गुजर रहे होंगे, तो उनको ये इस बात का एहसास रहेगा कि जो पोएट है ना, जो वहाँ जो रहने वाले हैं वहाँ के, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। वास्तव में द स्पीकर डिस्क्राइब्स द विंड एंड स्नोफॉल इन काम। अब स्पीकर ही यहाँ पर क्या बताएंगे, विंड को बताएंगे, स्नोफॉल को बताएंगे, कैसे गिर रहा है। प्लीजेंट लैंग्वेज इंडिकेटिंग इन अफेक्शन फॉर द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिस्पाइट फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्पीकर है ना, ये तो बता दिया विंड कैसे चल रही है, स्नोफॉल कैसे हो रहा है ना, बहुत अच्छी लैंग्वेज में ना इंडिकेट कर दिया ना। अब यहाँ पे क्या, इंडिकेटिंग इन अफेक्शन फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, कहीं ना कहीं ये लगाव को इंडिकेट करता है किसके प्रति, नेचुरल वर्ल्ड है ना, जो हमारी वर्ल्ड है प्राकृतिक द्वारा से जो बनी हुई है। एंड इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर रिस्पाइट, और कहीं ना कहीं एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है रिस्पाइट। अब रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, है ना। तो फॉर रिस्पाइट फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का हम देख पाते हैं कि एक रेस्ट देखने को मिलता है किसी चीज़ से, है ना, कि क्या क्या डिमांड्स है सोसाइटी के, तो वहाँ से हम रेस्ट को देख पाते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट को आप इस तरह से ले सकते हो। चलिए अब हम पोम की सेटिंग पर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेटिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ पर हमको समझनी है वो यह है कि सेटिंग का अर्थ ये होता है कि कहाँ घटित हो रही है घटनाएं। सेटिंग एज द टाइटल मेक्स क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पर जो टाइटल है वो क्या कर रहा है, इस बात को स्पष्ट कर रहा है। द पोम इज सेट इन द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। कहीं ना कहीं ये जो पूरी की पूरी पोम है वो कहाँ पर घटी है ना, इन द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी ना आप, है ना, एक जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है और बर्फीली शाम है, वो इवेंट है। इनफैक्ट इट इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये क्या है, डार्केस्ट इवनिंग है, साल का सबसे ज़्यादा कालापन देखने को मिल रहा है ना। कालीमा है रात को, जैसे अमावस्या की रात होती है वैसे ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क इवनिंग देखने को हमको यहाँ पर मिलती है। विच सजेस्ट दैट दिस माइट बी द विंटर सोलिस्टिस। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये विंटर सोलिस्टिस का समय है। विंटर सोलिस्टिस से हम क्या समझते हैं? सन ट्रेवल्स द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू द स्काई।
कहीं ना कहीं जो सन होता है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है ना शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू द स्काई ना, एक पतली गली से, आप मान सकते हैं पतली गली मान लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, तो द एंड दैट द डे बिफोर हैज़ द रेस्ट लीस्ट डे लाइट एंड द लॉन्गेस्ट नाइट है ना, उसके पहले देयरफॉर यहाँ पे कहा गया है जो डे है वो कैसा रहेगा, वहाँ पे डे लाइट बहुत कम होगा और लॉन्ग नाइट ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को आप समझिए कि विंटर सोल्स्टिस से हम यही समझते हैं जहाँ पे दिन जो है वो कम है, रात जो है ज़्यादा है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है ना, साहित्यिक संदर्भ। फ्रॉस्ट रोट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अब यहाँ पर जो फ्रॉस्ट हैं उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये एक पोम लिखी उन्होंने। वाइल वर्किंग ऑन द लॉन्ग पोम न्यू हेमिस्फीयर ना, जब वो एक पोम पे वर्क कर रहे थे न्यू हेमिस्फीयर, जो क्योंकि बहुत बड़ी पोम थी उस समय वो इस पर वर्क कर रहे थे और उसी समय उन्होंने इस पोम को भी लिखा, बोथ ऑफ विच वुड लेटर बी पब्लिश्ड इन 1923, जिसको क्या होना था, जिसको 1923 में पब्लिश होना था, इन अ कलेक्शन ऑफ द सेम नेम, एक ही नाम के कलेक्शन में होना था। न्यू हेमिस्फीयर वुड बिकम अ वाटरशेड पब्लिकेशन इन फ्रॉस्ट करियर है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन बननी थी किनके जीवन में, फ्रॉस्ट के करियर में, ठीक है। Winning him the Pulitzer Prize and containing other famous poems like Fire and Ice and Nothing Gold Can Stay। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनकी जो करियर है, करियर की सबसे महत्वपूर्ण पोम होने वाली थी कौन सी, न्यू हेमिस्फीयर। और कहीं ना कहीं उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता, पुलिट्जर प्राइज जीता उन्होंने। एंड कंटेनिंग अदर फेमस पोम्स, और साथ ही साथ उसमें और भी पोम्स थी, जैसे कि आप देख सकते हैं फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये भी बहुत अच्छी पोम थी। दीज वर्क्स और मेंटेन्ड है ना, अब ये जितने भी वर्क्स हैं उनको क्या किया गया, मेंटेन किया गया, नेचुरलिस्टिक इन फिलोसॉफिकल थीम्स है ना। अब देखिए ये जितने भी वर्क्स हैं, आप जब इन वर्क्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आने वाली पोम्स में अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम आती है और अगर कहीं पे भी आपको देखने को मिलती है, अगर आप लोग पढ़ते हैं, कोई डाउट्स आता है आपके माइंड में, तो बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस पोम में जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जितनी भी पोम्स लिखी गई कहीं ना कहीं उनमें प्रकृति जानते हैं, उसका प्राकृतिक एलिमेंट वो देखने को मिलता है एंड फिलोसॉफिकल थीम्स देखने को मिलती हैं, वाइल रिलेइंग हेविली ऑन ट्रेडिशनल मीटर एंड वर्स फॉर्म्स। अब देखिए बिना पोम में, अगर पोम में कोई मीटर नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, तो स्वाभाविक है क्या होगा, स्वाभाविक वो पोम अच्छी नहीं लगेगी। अब फ्रॉस्ट की जितनी भी पोम्स हैं, जो भी कविताएं हैं, उन कविताओं में उन्होंने क्या करा है, ट्रेडिशनल मीटर का यूज़ किया है, वर्ड्स का यूज़ किया है, वर्ड्स फॉर्म्स का यूज़ किया है, सॉरी है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको एक आइडिया लगा है लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट का। चलिए और आगे देखते हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, लाइक मच ऑफ फ्रॉस्ट वर्क फोकस ऑन रूरल लाइफ एंड द नेचुरल वर्ल्ड। कहीं ना कहीं डियर स्टूडेंट्स ये क्या कर रही है पोम, ये फोकस कर रही है कहाँ पे, रूरल लाइफ पे है ना। रूरल से आप क्या समझते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अर्बन और रूरल। अर्बन का मतलब होता है जो बहुत अच्छे तरीके से लोग रहने वाले होते हैं है ना, जैसे टाउन के लोग, उनको हम अर्बन कहेंगे। और रूरल लोग कौन होंगे, जो विलेज में रह रहे हैं है ना। स्पेशली और नेचुरल वर्ल्ड ना, यहाँ पे फोकस किया है प्राकृतिक दुनिया पे, स्पेशली दैट ऑफ न्यू इंग्लैंड वेयर फ्रॉस्ट मेनली लिव्ड। और खास की ऐसी जगह के बारे में बताया गया है जहाँ पर ना हमारे फ्रॉस्ट रहते हैं। हाउएवर वाइल अ पोम लाइक न्यू हेमिस्फीयर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रॉस्ट होम स्टेट, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो न्यू हेमिस्फीयर पोम है ना, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन है, एक इंजॉयमेंट है ना, कि फ्रॉस्ट होम स्टेट ना एंड द पीपल विद इट, जहाँ पे वो रहे, वहाँ पर उन्होंने कार्यभार संभाला, तो वहाँ की कुछ यादें, कुछ चीज़ें जो उसमें जुड़ी हुई हैं।
Stopping by woods on a snowy evening represents a different vein in Frost's work. है ना, अब यहाँ पे फ्रॉस्ट का वर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब हम स्टॉपिंग बाय इस पोम को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक अलग ही वेन देखने को मिलती है, नस देखने को मिलती है, एक अलग ही भाव देखने को मिलता है। चलिए, इन some ways the bridge between concrete subject matter and more philosophical writing could be seen as a bridge between 19th century realism and the early modernism of 20th century. In some ways, कुछ तरीकों से the bridge between, जो एक bridge है ना, एक तरीके का पुलिया जो है किसके बीच में देखने को मिलता है ना, between concrete subject। अब concrete का मतलब होता है real और definite ना, real और definite subjects हैं, और किसके बीच में, फिलोसॉफिकल राइटिंग के बीच में हमको एक पुल देखने को मिलता है। कब, 19th सेंचुरी के रियलिज्म में और मॉडर्निज्म में ना। अब इसको वापस समझे, इन सम वेज द ब्रिज बिटवीन कॉन्क्रीट सब्जेक्ट मैटर एंड मोर फिलोसॉफिकल राइटिंग कुड बी सीन एज अ ब्रिज बिटवीन 19th सेंचुरी रियलिज्म एंड द अर्ली मॉडर्निज्म ऑफ 20th सेंचुरी। यानी ये जो ब्रिज है वो देखा जा सकता है उस ब्रिज में, कौन से ब्रिज में, 19th सेंचुरी के और 20th सेंचुरी के, एक तरह से आप इसको कह सकते हो। अब यहां पर देखिए, सर्टेनली, निश्चित तौर पे कनेक्शन कैन बी ड्रॉन बिटवीन मॉडर्निस्ट वर्क सच एज वॉलास स्टीवंस द स्नोमैन पब्लिश 2 years अर्लियर इन 1921 एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अब निश्चित तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसके बीच में, मॉडर्निस्ट वर्कर्स, जो नए दौर के लेखक हैं उनके बीच में, है ना। जैसे कि द स्नोमैन किन्होंने लिखी, वॉलेस स्टीवंस ने लिखी, तो उसके बीच में, और ये जो पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, उन दोनों के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, एक इंटरकनेक्शन बना सकते हैं। मैनी मॉडर्निस्ट चैम्पियन फ्रॉस्ट, बहुत सारे लोगों ने चैम्पियन फ्रॉस्ट ना, जैसे कि अब देखिए, चैम्पियन फ्रॉस्ट का मतलब ये है कि उनको समझा, उनके बारे में जो उनके विचार हैं, भाव हैं, उनको उतारा, चैम्पियन से। जैसे कि M.A. लोवेल हो गए, इजरा पाउंड हो गए, ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं, एंड दे वर्क इन इमेजिज्म। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इमेजिज्म क्या होता है, a literary movement focused on creating sharp clear images for the reader। कहीं ना कहीं लोवेल, कहीं ना कहीं पाउंड बहुत ज़्यादा क्या थे, इन लोगों से प्रभावित थे। अब देखिए, likely had some influence on stopping by woods on a snowy evening, और कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस भी रहा है ना, सच एज एमी लोवेल, इजरा पाउंड, है ना, उन सबका क्या है ना, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पर भी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग में देखने को मिल रहा है। किसका, इन्हीं लोगों का, कहीं ना कहीं। अब देखिए, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, अब यहाँ पर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जो स्टॉपिंग बाय वुड्स है, स्नोइंग इवनिंग, ये जो पोम है, वॉज रिटर्न जस्ट सेवरल ईयर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, है ना, उसके बाद में ही ये घटित हुई। विच हैड फोर्स फ्रॉस्ट टू मूव फ्रॉम इंग्लैंड, जिसके कारण फ्रॉस्ट को क्या करना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा। वेयर ही ब्रीफली लिव्ड, जहाँ पर वो बहुत अच्छे तरीके से रहा, बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद वो वापस आ जाता है। दो हिज पोएट्री नेवर ओवरटली डेल्ट विद द वॉर, कहीं ना कहीं जो उनकी पोम है युद्ध से ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करती। The devastating conflict casts a huge shadow over much of modern literature and art of that time। और कहीं ना कहीं जो devastating है, devastating का मतलब होता है जो डिस्ट्रॉय करता है किसी चीज़ को completely ना, तो the devastating conflict casts a huge shadow, है ना, बहुत बड़ा क्या कर रहा है, एक शेडो जो उसको कास्ट करता है, किसके ऊपर, मॉडर्न लिटरेचर और आर्ट के ऊपर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ओवरऑल हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को कवर किया, फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर थीम कवर किया, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, कॉन्टेक्स्ट देखा, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट देखा, राइम स्कीम्स देखी। हर एक चीज़ को समझने के बाद अब हम आ रहे हैं पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर।
डियर स्टूडेंट, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से अब आपको ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो जाएगी। जो बैक में हमने पढ़ा, अब जब इससे आप कनेक्ट करोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है पोम का वो बहुत बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। Whose woods these are think I know, his house is in the village though। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अब जो स्पीकर हैं एक जगह में आए हैं, वुड्स नाम की जगह है, वुड्स कोई नाम नहीं, फॉरेस्ट है, वहाँ पर आए हैं। तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं whose woods these are I think I know, ना ऐसी एक जगह है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस तरह की एक जगह है। यहाँ पर एक मान लीजिए एक स्पीकर आ गए हैं ना घोड़े के साथ, और वो देख रहे हैं इतने इलाके को देख रहे हैं और कह रहे हैं whose woods these are think I know, किन की जगह है ये। अब देखिए फॉरेस्ट और जंगल को हम वुड्स बोलते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जंगल जो है, जब जंगल की बात करते हैं तो जंगल एक बहुत बड़ा एरिया होता है और वुड्स एक ऐसा एरिया होता है जो किसी के अंडर में होता है, लकड़ी के जहाँ लकड़ियाँ हैं, हर एक चीज़ है, तो वुड्स वही एरिया है। तो ये वो यहाँ यही कह रहे हैं कि whose woods this are think I know, मतलब ये किसकी वुड्स है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। आई थिंक आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ। लाइक जहाँ मैं आया हूँ, जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये किसी की वुड्स है और इसको मैं शायद जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, और वो कहते हैं जिसका भी ये जगह है, ये जो वुड्स है, कहीं ना कहीं उनका घर जो है वो विलेज में है ना, गाँव वाँव में रहते हैं वो। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, है ना। अब जो भी हैं, अब यहाँ पर तो है नहीं, किसी न किसी की तो ये जगह है, लेकिन अब वो मेरे को नहीं देख पाएंगे क्योंकि एक तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और वो जो वो क्या करते हुए नहीं देख पाएंगे, वो मुझे नहीं देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जो उनकी जगह है, ये जो वुड्स है वो पूरी तरीके से स्नो से भर रही है। तो यहाँ पर इस बात को समझ जाइए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि एक जगह है ना, वहाँ पर हमारे जो स्पीकर है वो आए हैं। स्पीकर लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और वो यहाँ पर एक सीधे सीधे सी बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि कोई है यहाँ पर, और जिसको मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है, विलेज में रहता है, और शायद वो मेरे को ना देख पाए कि मैं यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़े होकर उसकी जगह को भरते हुए देख रहा हूँ स्नो से। अब यहाँ पर डाउट होता है कौन है, किसकी बात हो रही है, ये तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अब जिस घोड़े पर बैठकर मैं आया हूँ, जो घोड़ा है, जिस घोड़े पर बैठकर मैं आया हूँ, कहीं ना कहीं वो क्या है, क्वीर हो रहा है ना। लाइक मस्ट थिंक इट क्वीर, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप। लाइक यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब वो घोड़े पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका घोड़ा भी अब कुछ विचार करने वाला है और कुछ बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें सोचेगा। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, मस्ट स्ट्रेंज, मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। वो सोच रहा है कि मैं यहाँ रुक गया हूँ, जहाँ पे अब घोड़ा सोच रहा है, घोड़े के विचारों के बारे में बता रहे हैं वो, कि घोड़ा सोच रहा है बड़ी अजीब विचित्र सी चीज़ें, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, यानी कोई फार्म हाउस नहीं है यहाँ पर। लाइक कितनी अजीब सी बात है, मेरा मालिक जो मुझे चला रहा है वो यहाँ पर रुक गया है, जहाँ ना तो कोई फार्म हाउस है, यानी कोई कॉटेज भी नहीं है जहाँ रुकना है, और नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। लाइक ये जो फार्म हाउस है वो कहाँ पर नहीं है, ना तो ये वुड्स में है और ना फ्रोजन लेक के बीच में ना। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग स्टेट दिखाई गई है किसकी, हॉर्स की। जो घोड़ा है वो कंफ्यूज है, वो बड़ा विचित्र विचित्र सोच रहा है ना। अब घोड़ा भी सोचने लग गया है। यहाँ पर पोएट की कविता को देखो, घोड़े को भी सोचते हुए दिखा दिया है उन्होंने। तो एक कंडीशन बताइए कि ऐसी जगह पे आप मुझको ले आए जहाँ पर मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा
ना तो फार्म हाउस है, कहाँ पर नहीं है, किसके बीच में नहीं है, लकड़ियों के, है ना, फॉरेस्ट की जो जगह है, और ना ही फ्रोजन लेक के, कहीं कुछ है ही नहीं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, है ना, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा एक आज का जो साल है ना, एक दूसरी बात तो ये भी है कि जो साल का सबसे काली शाम है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि बहुत अच्छी इवनिंग हो, बहुत काली शाम है। और यहाँ पर स्पीकर और घोड़े बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वहाँ पर एक घोड़े के ऊपर बैठे हैं, शायद हो सकता है साइड में खड़े भी हों, ये बताया नहीं गया, लेकिन घोड़े के साथी हैं वे। He gives his harness bells a shake, है ना। अब जो घोड़ा है, अब इतना कुछ तो सोच ही रहा है, लेकिन आपने देखा होगा ना घोड़े को हाँकते हुए, हिनहानाते हुए, तो घोड़ा क्या कर रहा है, हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक ना। वो क्या कर रहा है, उसके पास जो एक बैल है, घोड़ों को भी क्या करते हैं, बैल बना के रखते हैं, तो बैल जो है वो उसके पास जो हैंग है, पहनी हुई है, तो वो क्या हो रहा है, हिला रहा है ना। हार्नेस बेल्स जो है वो हिल रही हैं। He gives his harness bells a shake, इसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे बैठा हुआ है तो घोड़ा हिल रहा है। तो टू आस्क इफ देयर, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि वो पूछ सके कि इज सम मिस्टेक, या कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। द ओनली अदर साउंड, अब एक तो घोड़ा भी साउंड बना रहा है, अब इतनी शाम, काली शाम, वहाँ पे तो घोड़े की चक्कर में एक साउंड्स आ रहे हैं, और वहाँ और भी साउंड्स आ रहे हैं, जैसे कि स्वीप ना। अब देखिए, साउंड्स अ स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक। अब यहाँ पे विंड है, डॉनी फ्लेक है। फ्लेक क्या होता है, वही जो बर्फ गिरना होता है ना, हल्की हल्की भुरभुरी बर्फ जो होती है, उसको हम डॉनी फ्लेक कहते हैं। तो उसी का ही साउंड है, एक फुर आवाज आती ना, स्वीप, तो एक आवाज विंड की ऐसे निकलती हुई, और डाउनी फ्लेक ना, गिरती हुई। अब देखिए, डाउनी मतलब स्नो फ्लेक को कहते हैं ना। सॉफ्ट, डाउनी का मतलब सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट फ्लेक जो है, स्नो फ्लोक ना, जो गिर रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कंडीशन क्या है। इस स्टेंजा में कुछ भी इतना कठिन नहीं है। घोड़ा कुछ हिला रहा है, वो हार्नेस, उसका हार्नेस बेल्स क्या होते हैं, बेल्स जो हैंग होते हैं सेडल्स में, उसके जो सेडल्स है बैठने का, वहाँ पे जो बेल लगी हुई है वो हिल रही हैं, शेक कर रही हैं, और ना, और उसको ऐसा लगता है कि क्या, कि वो बताना चाह रहा है कि कुछ गलती से कुछ हो गया है, हम यहाँ शायद ऐसी गलती में आ गए हैं, है ना। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड इन डॉनी फ्लेक, और उसके साथ एक और साउंड निकल रहा है, स्वीप। स्वीप मतलब सॉफ्ट क्लियर साउंड, ने स्वीप साउंड आ रहा है विंड का और स्नोई फ्लेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वुड्स आर लवली, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो जंगल का एरिया है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे लोग रहता है, जिसकी भी जगह है, वो वुड्स आर लवली, बहुत बहुत प्यारी हैं, डार्क एंड डीप, है ना। अब सोचिए, बहुत डार्क है ना, और डीप है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। देखिए, इतना डार्क और डीप है ये जो वुड्स हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है ना, to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, है ना। यहाँ पर प्रॉमिस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टास्क है, मिशन भी कह सकते हो, है ना। वो क्या करना है उनको, है ना, उनको उसको बना के रखना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब मुझे बहुत चलते जाना है, सोने से पहले मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब यहाँ पे सोने का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, देखिए, डीप, कीप, स्लीप, डीप, स्लीप ना। तो आप देखें, डी 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 डी, एक राइम स्कीम बनाइए, आप इसको ए भी बना सकते हो। देखिए यहाँ पे राइम स्कीम कैसे आ रही है, तो यही बात है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लीप का अर्थ जो है, आप उसको इस तरह से ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अर्थात मृत्यु। लाइक मैं अगर यहाँ पर रह जाऊँगा, इस जगह पर रह गया मैं, तो हो सकता है मेरे को मृत्यु आ जाए और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाऊँ। तो और भी मीनिंग है, सेंस है जो यहाँ पर निकलता है, बट ओवरऑल यहाँ पर हमारी जो पोम का पार्ट है, एक्सप्लेनेशन, वो कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पे। द पोएट बिगिंस द पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पोम को, है ना। अब
say the stopping of woods on a snowy evening with the speaker intentionally considering and analyzing the fact that these would seem familiar to them. अब इस तरह से इसको चालू किया गया है यहाँ पर, देखिए, विथ हिज स्पीकर, यानी इस पोम का एक स्पीकर है, बताने वाला है, इंटेंशनली कंसिडरिंग एंड एनालाइजिंग, वो क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है ना, दैट दीज वुड सीम फैमिलियर, कहीं ना कहीं क्या है, ये जो जगह है लकड़ी की, वुड्स को लकड़ी भी कहते हो, आप उसको फॉरेस्ट कह सकते हो या एक संबंधित एरिया कह सकते हो, सीम फैमिलियर टू देम, कहीं ना कहीं क्या है, वो बहुत ज़्यादा उनसे फैमिलियर है, वो उनको जानते हैं। टेक्निकली दे आर ट्रेसपासिंग ऑन अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं वो लोग ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी और की प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो उनकी जगह नहीं। हो सकता है अ फॉरेस्ट ऑन अ लैंड दैट डज नॉट बिलोंग टू देम, ना एक ऐसी जगह जो उनकी रिश्ते में है ही नहीं, जो उनकी रिगार्डिंग में है ही नहीं, बट नोइंग दैट द मैन वॉन्ट बी अराउंड फॉर अ वाइल, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और उनको पता भी है कि जिसकी प्रॉपर्टी में वो जा रहे हैं ना, एक तो डाउटफुल भी हैं कि मैं शायद जानता हूँ, इसका मतलब नहीं, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि वो कहीं रहता होगा, है ना, तो द स्पीकर कांट स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग अ फ्यू मोमेंट्स टू वॉच पीसफुल व्यू। अब देखिए, यहाँ पर यही है कि वो आदमी को इतने से जानते नहीं है ना, अब जो स्पीकर है वो रुक ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को थाम ही नहीं पा रहे फ्रॉम टेकिंग अ फ्यू मोमेंट्स टू वॉच ए पीसफुल व्यू ऑफ विंटर थ्रू दिस फॉरेस्ट, है ना। अब इस जंगल में कदम रख ही दिया है, आ ही गए हैं, तो क्यों ना इसकी खूबसूरती को देखें। अब घोड़ा जो है बिचकिचा रहा है, घोड़े को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें, हमारे मालिक हमको यहाँ ले आए हैं, अब हम क्या करें। Though they don't refer to this subject, later on it's understood the both shared memories in the past, ना कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपनी मेमोरीज शेयर की हैं पास्ट में। The poets point at the evidence of civilization nearby with the words house and villages. यहाँ पे civilization की जो मौजूदगी है, जो evidence है, वो हमको देखने को मिलता है house और villages से। They are aware of other people but they don't know the speaker is there. ना उन लोगों को क्या है ना, दे आर अवेयर ऑफ द अदर पीपल, उनको बाकी लोगों की जानकारी है, बट वो लोग स्पीकर को नहीं जानते। दे आर श्योर दैट द टेनेंट डिडंट नोटिस देम, गिवन द हैवी स्नो इन थिक वुड्स मोस्ट पीपल रिमेन इन डोर्स, द नरेटर सीम्स टू एंजॉय द सॉलिटरी एग्जिस्टेंस। हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग हों, देख नहीं रहे हों, रह तो रहे होंगे ना, और हो सकता है जो मालिक है वहाँ का वो कहीं और है, तो कहीं ना कहीं क्या है ना, ये जो लोग हैं डोर्स के अंदर हो सकते हैं। द नरेटर सीम्स टू एंजॉय, तो नरेटर है वो क्या है, वहाँ पे एंजॉय कर रहा है सॉलिटरी एग्जिस्टेंस, एकांत में एंजॉय कर रहा है। द नरेटर इज पासिंग बाय समवन्स रेसिडेंस, अब यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या कर रहा है, किसी रेसिडेंस से पास कर रहा है, निकल रहा है। फीलिंग सेटिस्फाइड विद देयर शेडोई एग्जिस्टेंस, they have stopped briefly to take into the wondrous view in front of them, और कहीं ना कहीं क्या है, वे लोग रुके हैं, एक व्यू को देख रहे हैं। In stanza 2, the narrator draws attention to the human aspect of peacefulness. अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ये जो stanza 2 है, जहाँ पर नरेटर क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है ना, खींच रहा है हमारा अटेंशन टू द ह्यूमन एस्पेक्ट, जो आदमियों का पहलू है उसकी ओर हमको खींच रहा है ना, जो कि क्या है, एस्पेक्ट है, पहलू है, किसका, पीसफुलनेस का। इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर द स्पीकर टू नोट दैट द हॉर्स अकम्पनाइंग देम ऑन द जर्नी इजंट एबल टू फैथम द स्पीकर, हैज सिंपली स्टॉप टू स्टेयर एट द वर्ड्स ना। लाइक कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि घोड़ा भी खड़ा हुआ है, वो भी समझ रहा है ना, पर घोड़ा में परेशानी इस बात की है कि घोड़ा ये देखने की महसूस कर रहा है कि जो जिसके साथ वो आया है, क्या वो मिस्टेकली यहाँ तो नहीं आ गया, तो ओवरऑल वो रुक गए हैं, वो लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तो घोड़ा भी उनके साथ में है। विद द फ्रेज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अब यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुई है जिसका मतलब है द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। इट इज़ ईजी टू अज्यूम, ये बहुत ज़्यादा सरल है कि हम मान लें, अज्यूम कर लें दैट दिस पोम टेक्स प्लेस ऑन द नाइट ऑफ द विंटर सोलिस्टिस। स्वाभाविक है, विंटर सोलिस्टिस की रात की बात है, यानी विंटर सोलिस्टिस का मतलब ये होता है जहाँ पे रात जो है
ना, रात लंबी होता है, दिन छोटी होती है। बट दिस कैन ऑल्सो बी इंटरप्रिटेटेड टू रिफर टू द मोर डिफिकल्ट टाइम्स इन पर्सन लाइफ्स। और हो सकता है ये जो डार्क इवनिंग है ये आदमी के कठिनाइयों को भी दर्शाती है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कुड बी लिटरल, हो सकता है इसका कुछ लिटरल मीनिंग हो, और इट कुड मीन द स्पीकर इज हैविंग अ हार्ड डे, और हो सकता है कि बहुत कठिन डे हो उनका। It's all the more reason to stop and take a breather from the stresses and difficulties demanded by life, while their horse look on without a care in the world। है ना कहीं जो है एक पूरी दुनिया की जो समस्याएं हैं उनसे अलग हटकर जो स्पीकर है वो वहाँ पर खड़ा है, लेकिन उसके साथ जो उसका घोड़ा है वो भी बहुत केयर फ्री है। ऐसा नहीं है, सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा चिंता में नहीं है। दुनियादारी से अलग हैं वो लोग। Moreover, the narrator seems to be considerate character interpreting the horse thought। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंसिडरेट हैं, सीम्स टू बी कंसिडरेट कैरेक्टर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसिडरेट कैरेक्टर के तौर पर हमको यहाँ पर मौजूदगी दिख पा रही है उनकी, जो क्या कर रहे हैं, हॉर्स के थॉट को इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं। अब जैसे कि आपने चिमनी स्वीपर जो है ना, आप जानते हैं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, चिमनी स्वीपर का। जो चिमनी स्वीपर जो पोम है जिसको किसने लिखा था, विलियम ब्लैक ने, वहाँ पर उन्हें जो टॉम है, जो हमारा टॉम है, उसके सपने को कितने अच्छे तरीके से दिखाया था। वैसे जो हॉर्स जो थॉट कर रहा है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। द हॉर्स सीम्स टू बी सरप्राइज्ड एट दिस सडन इंटरमिशन अलोंग द वर्ड्स, है ना। अब यहाँ पर ये जो अचानक से रुक जाना, एक अचानक से भावों का आना ना, विचारों को करना, जो इंटरमिशन है कहीं ना कहीं उसको देख कर भी वो बहुत ज़्यादा क्या है, सरप्राइज है ना, उद्देश्य को देख कर। कहीं ना कहीं जो नरेटर है वो आखिरी में क्या करता है, चला जाता है वहाँ से, ये कहकर कि उसको आवश्यकता है, उसको अपने मिशन को पूरा करना है। इन द वर्ड्स नाइट टाइम कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रेसिंग। अगर हम रात के समय की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, शोरगुल है, बहुत परेशान करने वाला है। फॉर द वेरी ट्रैवलर, खास के उन ट्रैवलर की बात हो रही है जो लोग बहुत ज़्यादा क्या हैं, थके हुए हैं, माइल्स अवे फ्रॉम द होम, और वेरी ट्रैवलर जो कि बहुत दूर रहते हों अपने घर से। द स्पीकर इज टॉर्न बिटवीन द चॉइसेस येट अगेन टू हेड होम और सिंक इन द सिनिक व्यू। अभी जो खूबसूरत सा व्यू है, जो देखने योग्य व्यू है, जिसको हम सिनिक व्यू कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्पीकर है डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूजन में है। वो ये समझ नहीं पा रहा कि उसे करना क्या चाहिए। एक तो वो थका हारा ट्रैवलर है और यहाँ की खूबसूरती को देखने के पश्चात उसके मन के भीतर इतने अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं। या तो वो यहाँ पर देखे, डूब जाए इस सीनिक व्यू को देखने में, और या तो क्या करे, वापस से हेड होम की ओर निकल चले, है ना, या अपने मिशन की ओर निकल चले। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। In stanza 3, the reader of the poem should feel the same peace the narrator is describing। और यही चीज़ थर्ड स्टैंजा जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पर क्या है, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये है कि जो रीडर है ऑफ द पोम, अब जैसे हम लोगों ने पूरी की पूरी पोम यहाँ पर पढ़ ली, है ना, पूरी पोम को पढ़ा, पूरी पोम को समझा, तो द पोम शुड फील द सेम पीस। तो जो रीडर है उसको भी वही शांति का अनुभव होना चाहिए जो नरेटर को हुआ, है ना, जो नरेटर ने डिस्क्राइब किया, जो नरेटर डिस्क्राइब करा, वो शांति हमें महसूस होनी चाहिए। द नरेटर कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब द थॉट्स येट बिलीव आर इन द हॉर्सेस माइंड। अब यहाँ पर देखिए क्या है, द नरेटर, जो नरेटर है, जो बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब, लगातार ना, कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब द थॉट्स दे बिलीव, ना, जो विचार उनके अंदर आ रहे हैं, आर इन द हॉर्सेस माइंड, ना, जो हॉर्स के माइंड में जो विचार आ रहे हैं लगातार उसको भी बता रहे हैं। विच करेंटली शेक्स इट्स बेल, और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो बेल है ना, घोड़ा क्या कर रहा है, अपनी बेल को हिला रहा है। एज इट ट्रजेस अलॉन्ग द रोड the bells jingle playfully indicating the horse inclination to leave the woods for good which feels gloomy and solitary। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है,
ना। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो बैल है वो क्या कहते हैं, जिंगल्स प्लेफुली ना हिल रही हैं, एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है क्या, हॉर्स का इंक्लिनेशन टू लीव द वुड्स ना, कि भाई ठीक है हो गया, आप यहाँ पर खड़े खड़े कितनी देर तक देखते रहोगे, ताकते रहोगे, ये हमारी जगह थोड़ा ही है ना, हम यहाँ पे किसी को जानते हैं, हम लोग तो क्या है, ट्रैवलर हैं, ट्रैवल करते हुए आए हैं, बस एक प्रकृति की झलक में इस तरह मोहित हो जाएं, क्या फ़ायदा ना। तो फार्म हाउस है और एक तो यहाँ पर एक फ्रोजन नदी है और एक जगह यहाँ पे वुड्स है, उसके बीच में हम दोनों फंसे हुए हैं, क्या कर लेंगे हम दोनों। तो विच फील्स ग्लूमी एंड सॉलिटरी, जहाँ अकेलापन और एकांतता की बात आ रही है। सिंस द हॉर्स कांट स्पीक इट्स माइंड द नरेटर चूजेस टू, तो वो तो उन्होंने क्या करा, उसको तो बोलते दिखा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मान में जो बातें चल रही हैं उसको वो दर्शा रहे हैं। द स्पीकर इज माइल्स अवे फ्रॉम होम, फ्रॉम एनीवेयर। अब ये नहीं पता कि वो घर से दूर है, कहाँ से दूर है, लेकिन जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा दूर है कहीं से। Buried deep in the woods were the only sound is that wind and snowflakes falling। और देखिए जो घोड़ा है, घोड़ा तो हिनहिना रहा है, कुछ कुछ साउंड्स निकाल रहा है बैल की, लेकिन उसके अलावा भी विंड और स्नोफ्लैक्स जो हैं, बुरबुरी जो आपकी गिरती रहती है ना, वो स्नोस, उसकी बात भी यहाँ पर आ रही है। इट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इमेजरी ना, ये क्या है, यह एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इमेजरी है एट इट्स बेस्ट, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई है। द पोएट अफर्म्स ओनली 3 साउंड्स इन थिक वुड्स। अब यहाँ पर क्या है, जो पोएट है वो क्या कर रहा है, अफर्म कर रहा है ना, मान रहा है। ओनली 3 साउंड्स इन थिक वुड्स, साउंड्स 3 साउंड्स हैं जो आ रहे हैं वहाँ पे, एक विंड का है ना, एक स्नो का और एक बैल की बजने का। लाइक इतनी शांति है, इतनी शांत वातावरण है वहाँ का, इतनी शांति में सिर्फ इतनी साउंड और कुछ भी नहीं। ड्यूरिंग द 4th वर्स, अब जब हम 4th वर्स पे आते हैं, स्पीकर मेक्स इट क्लियर, स्पीकर जो इस बात को क्लियर करते हैं दैट अनफॉर्चुनेटली है ना, बिना किसी सोचे, अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली कह सकते हो, बदकिस्मती से कह लो, पीस डजंट लास्ट फॉर एवर, जो पीस है वो हमेशा के लिए नहीं रहती। वॉट एवर लॉन्ग डार्क डिफिकल्ट डे प्रॉम्प्टेड, this stop it in the woods hasn't gone away while it was being stared at। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, whatever, हो सकता है कितना ही लंबा, कितना ही डार्क और कितना ही डिफिकल्ट डे प्रॉम्प्टेड, दिस स्टॉप इन द वुड्स हैजंट गॉन अवे ना, रुकना ही यहाँ पर हमारी मेन लक्ष्य नहीं है, इट वॉज बीइंग स्टेयर्ड एट, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है, डिस्ट्रैक्शंस आर वंडरफुल थिंग्स। अब डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी चीज़ें होती, वंडरफुल चीज़ें होती हैं। एंड एनी थिंग दैट कैन कीप्स वन माइंड ऑफ द ट्रबल्स इज़ अ वेलकम एडिशन टू वन डे, बट द रियल वर्ल्ड स्टिल एग्जिस्ट। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो डिस्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वंडरफुल चीज़ है। एंड एनी थिंग दैट कैन कीप वंस माइंड, और जो किसी के माइंड को क्या कर सकती है ना, अलग कर दे, मुश्किलों से अलग कर दे, ऑफ कर दे ट्रबल से, इज़ अ वेलकम एडिशन टू एनी डे। यानी हम कह सकते हैं किसी दिन में ये एक एडिशन की तरह है ना, हम उसको कह सकते हैं कि वेलकम करना चाहिए उस चीज़ को। बट द रियल वर्ल्ड स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन तब भी क्या है, असली दुनिया तो है मौजूद। नरेटर एडमिट्स फीलिंग ट्रांसफिक्स्ड बाय द वर्ड्स एनवेलप इन नेचर्स एक्जिक्यूटिव ब्यूटी। अब देखिए एक्जिक्यूटिव का मतलब होता है बहुत खूबसूरत, तो कहीं ना कहीं वो फिक्स हो गए हैं ब्यूटी में। द पॉइंट हैज़ बीन ड्राइवन फ्रॉम ऑलरेडी, बट द स्पीकर इज गेटिंग वरीड एज डार्कनेस ड्रॉज नाई। दे हैव टू, अब नाई का मतलब नियर होता है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्पीकर इज गेटिंग वरीड, स्पीकर जो बहुत ज़्यादा डर रहा है, वरी हो रहा है कि वो डार्कनेस जो है नियर है, बहुत पास है। दे हैव टू रिज्यूम देयर जर्नी, और उनको क्या करना, अपनी जर्नी वापस चालू करनी है। ट्रूली द वुड आर डार्क एंड इंचेंटिंग इन देयर ओन राइट, येट दे कैन ऑल्सो बी मर्सीलेस, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ट्रूली जो वुड है आर डार्क है और बहुत ज़्यादा क्या है, इंचेंटिंग है, आपको आकर्षित करता है अपने खुद के हक के द्वारा, बट तब भी हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, मर्सीलेस है, दयाहीन है।
तो यहां पर क्या दिया है स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड टू लास्ट लाइन द स्पीकर इज स्टिल स्टैंडिंग इन नो मैन्स लैंड अनविलिंग टू लीव। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम पोम को अच्छे से पढ़ रहे थे तो उस समय हमको ये बात ज्ञात हुई कि जो पोएट हैं वो कहाँ पर है, एक ऐसी जगह में है जहाँ एक तरफ फॉरेस्ट है, एक तरफ वुड्स है और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, एक फ्रोजन लेक है। तो उसके बीच में तो कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट किया गया है नो मैन्स लैंड, यानी अवंतर या मध्यवर्ती भूमि। अनविलिंग टू लिव, और वो क्या कर रहे हैं, वो वहां से छोड़ने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ने की कोई इच्छा ही नहीं है। दे आर कंटेम्पलेटिंग रिमेनिंग इन द वर्ड्स मे बी हेराल्डिंग देयर डेथ। है ना कहीं जैसे कि आखिरी में हमको पता चलता है स्लीपिंग वर्ड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या कहा जा रहा है, दे आर कंटेम्पलेटिंग, वो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं। रिमेनिंग इन द वुड्स ना, खड़े होकर कुछ विचार विमर्श करते हैं। मे बी हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब होता है इस बात का संकेत होना कि कुछ घटित होने वाला है ना, तो हेराल्डिंग देयर डेथ, तो कहीं ना कहीं डेथ के रिगार्डिंग कुछ संकेत या कुछ ऐसी चीजों की विचार विमर्श चल रहा है उनके माइंड में। दिस माइट फ्री देयर सोल फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और हो सकता है कि ये चीज क्या कर सकती है, उनको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर कर सकती है। फाइनली द स्पीकर टीयर्स देमसेल्फ अवे फ्रॉम देयर मेडिटेशन ऑन नेचर। अब यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि जो स्पीकर हैं, जो बता रहे हैं पूरी पोम को, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने आप को इस मेडिटेशन अर्थात ये जो अवस्था है जहां पर उनका नेचर के साथ जुड़ाव हो गया है, वहां से वो निकल रहे हैं और दे आर नाउ फर्मली फोकस्ड ऑन गेटिंग होम, और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना अटैचमेंट जो था वो हट गया है और अब वो घर की ओर प्रस्थान करने के बारे में विचार कर रहे हैं। Since the poet is still afar from his house, अब जैसे कि हम सभी को पता है, जब हमने पोम को पढ़ा समझा तो कहीं ना कहीं हमको ये बात समझ में आ गई थी कि वो अपने घर से बहुत दूर है ना, या तो आप स्पीकर मान लो या पोएट जो भी हो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत दूर है। He now contemplates his life ahead, focusing on the imminent end of the road awaiting him। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं किस पे, इमिनेंट एंड ऑफ द रोड वेटिंग। अब यहां पर इमिनेंट का मतलब क्या है, बहुत शीघ्र, लगभग निश्चित रूप से घटित होने वाली ना, अभी होने वाले जो घटित घटना, जो एंड है ना अभी वाला, लगभग निश्चित रूप से जो एंड है ऑफ द रोड अवेटिंग, उनका प्रतीक्षा कर रहा है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एक उस रोड की रिगार्डिंग उनका परसेप्शन डिजाइन हो रहा है। दिस could also be reference to Robert Frost himself, कहीं ना कहीं ये उनका खुद का रेफरेंस भी हो सकता है, since he was awake all night contemplating his poem till the hours of the morning, और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पूरी रात भर जग रहे हैं। जैसे कि ये पोम हम सभी को पता है एक बार में लिखी गई है, तो ओवरऑल यहाँ पर ये व्यू पॉइंट भी आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हाथों में बात करें, दूसरे पक्ष की बात करें, it could be an undertone to the poet wishing his death to be nearby, giving him solace। अब यहां पर क्या हो रहा है, इन लाइन में जो लाइंस दिख रहे हैं, यहां पर क्या कहा जा रहा है, अगर दूसरे हाथों में बात करें, इट कुड बी अ अंडरटोन, कहीं ना कहीं मंद स्वर में है ना, टू द पोएट विशिंग हिज डेथ टू बी नियर बाय, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मृत्यु आसपास होगी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक अपनापन सा, सोलेस सा भी दिखा सकते हैं, अल्पज्ञता से ना। आप देखिए, इट इज जस्ट अबाउट एन ऑर्डिनरी स्टॉपिंग इन द वुडन सिनेरियो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेंचेंट ना लगन फॉर नेचुरलिस्टिक ब्यूटी इज स्टिल एविडेंट। अब यहां पर क्या हो रहा है, इट इज जस्ट अबाउट एन ऑर्डिनरी स्टॉपिंग, है ना, कहीं ना कहीं क्या है, ये उनका जो रुकना है वो एक सामान्य सा रुकना है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है इन द वुड सिनेरियो, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेंचेंट है ना, अब यहाँ पे जो लगन है उनकी फॉर नेचुरलिस्टिक ब्यूटी, वो क्या है, अभी भी इविडियंट है, अभी भी देखने को मिल रही है। अब देखिए यहां पर हम आते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ पीस ड्यूरिंग स्नोफॉल। वेल, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये ज्ञात होगा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं क्या, जो गिस्ट है, जो फील है, जो एसेंस है किसका, पीस का, ड्यूरिंग स्नोफॉल। वेल, है ना, स्नोफॉल जब गिर रही है,
वन कैन नोटिस, एक व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर सकता है हाउ एवरी राइमिंग वर्ड एंड विद द यूफोनिक, है ना। हर एक वर्ड, अगर आप बात करते हो राइमिंग वर्ड, वो किससे खत्म हो रहा है? यूफोनिक से, यानी एक हार्मोनियस सक्सेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग प्लीजिंग साउंड, उसको बोलते हैं यूफोनिक। जैसे ओह साउंड, हाउ एवरी वर्ड इन स्टेंजा इज ईदर मोनोसिलेबिक, है ना, एक अक्षर है, दो अक्षरी है, मोनोसिलेबिक है या डाइसिलेबिक है, मेकिंग फॉर सिंपल फ्लो एंड इजी रीड एंड सिंपल सेंस ऑफ पीस थॉट, है ना, जिसके कारण क्या होता है, पूरी पोम ना एक सिंपल पीस की ओर आगे बढ़ती जाती है, इजीली हम उसको पढ़ पाते हैं और सिंपली उसका जो भाव है वो प्रकट होता है। इट इज वेरी इजी टू रीड एंड फ्लोज एक्सट्रीमली वेल, है ना, जैसे पढ़ोगे तो एक फ्लो दिखने को मिलेगा। द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिंपल AABA, यहां पर क्या है, AABA स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फर्दर इनहेंसेस द नीड्स Frost has for his reader to understand the natural flow that accompanies a walk in the woods on a snowy evening, है ना। अब यहाँ पर ये सब चीजें क्यों की गई, ताकि हम लोग जो है रीडर है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से अकम्पनाए हो सके, जुड़ सके, इजीली समझ सके, अपन भी सोचे कि अपन भी वॉक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल फ्लो है जो वॉक करने का या वहां पर रहने का, वो चीज वहां पर प्रकट हो सके, इसके रिगार्डिंग। इन द फोर्थ वर्स, अगर हम चौथे वर्स की बात करते हैं, स्लीप इज द मेटाफॉर यूज्ड फॉर द ट्रू रेस्ट। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जो स्लीप है ना, ये जो सोना है, उसको एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है फॉर ट्रू रेस्ट, है ना, असलियत में जो रेस्ट लेना होता है उसके रिगार्डिंग। द रेस्ट ऑफ अ फुलफिल्ड प्रॉमिस ऑफ अ फुलफिल्ड डे, हो सकता है ये रेस्ट किसके लिए हो, फुलफिल्ड प्रॉमिस के लिए हो या फुलफिल्ड डे के लिए हो और इवन फुलफिल्ड लाइफ के लिए हो। This is the only stanza of stopping by woods on snowy evening that consists of 4 rhyming lines, है ना। यहां पर क्या है, 4 राइमिंग लाइन्स है जो हमको देखने को मिलती हैं। ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अब यहां पर हम क्या देख सकते हैं, रिपीटेशन को देख सकते हैं, किसका, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का। लाइकली बिकॉज देर इज नो नेक्स्ट वर्स टू कंटिन्यू टिल वर्स टू वर्स राइमिंग पैटर्न, इसीलिए क्योंकि देर इज नो नेक्स्ट वर्स, यहां पर कोई दूसरा वर्स नहीं है टू ना, किस लिए, नेक्स्ट वर्स टू कंटिन्यू द वर्स टू वर्स राइमिंग। अब कोई ऐसी चीज तो हमको देखने को नहीं मिल रही जाकि वो चीज कंटिन्यू हो सके आगे तक, इसीलिए कहीं ना कहीं ये सिंपली ऐसे आगे बढ़ता चला गया। तो इस तरह से आप इस चीज को देख सकते हो। चलिए अब लिटरेरी डिवाइसेस में हम देखते हैं पहला पर्सोनिफिकेशन। अब जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि एक घोड़ा है ना, घोड़े को देख पा रहे हैं, कुछ सोच रहा है। अब यहां पर क्या हुआ है, गिविंग ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, है ना, या नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हो, उनको क्या करते हैं, पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई मतलब उसको ऐसे दिखाते हैं कि वो इंसान की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक फेथ है, एक विश्वास है, वो जीवित बैठा है मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं हमने उसको क्या करा, पर्सोनिफाई करा, है ना। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं उनको भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake। तो कहीं ना कहीं हॉर्स से उसकी थॉट पर्सोनिफाई करते हुए दिखाया। अब देखिए हॉर्स तो जानवर है, उसको इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं है ना। तो हमने क्या करा, हॉर्स को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जबकि वो ह्यूमन नहीं है। एलिटरेशन देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस और लाइन। अब यहां पर क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनका बार बार आना बिगिनिंग में, है ना, कोई भी सेंटेंस या कोई भी लाइन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिटरेशन कहते हैं। अब देखिए, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, अब यहाँ पे एस आ रहा है ना, साउंड देख पा रहे हो आप। And rhyme, words at the end of a line that rhyme with words at the end of other lines। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एंड राइम क्या होता है, वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन जो खत्म हो रही है, दैट राइम विद वर्ड्स, जो राइम करती किसी भी शब्द के साथ एट द एंड ऑफ द अदर लाइन्स, है ना, दूसरी लाइनों के साथ, तो उसको हम एंड राइम कहते हैं, है ना। आप इसको इस तरह देख सकते हो, जैसे whose words these are I think I know, है ना। अब देखिए यहां नो आ रहा है, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यहां पे दो आ रहा है ना, विलेज
अब नो दो, तो कहीं ना कहीं एंड राइम हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिया है इमेजरी, द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज, है ना। ऐसी चीज जहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव और फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ताकि हम क्या करें, विविड मेंटल इमेजरी को क्रिएट कर सकें, जो क्या कर रहा है, अपील कर रहा है हमारे सेंसेस को। उदाहरण देखते हैं, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप, है ना। अब इमेजरी देखिए कि जो वुड्स हैं ना, वुड्स को कैसे दिखाया गया, बहुत डार्क और डीप। तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसी जगह है जहां पर पोएट या जो स्पीकर हैं बेसिकली वो खड़े हुए हैं और वहां पे वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कितना डेंस वुड्स है और कालीमा छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव्स के द्वारा वुड्स को दर्शाया गया है। एजोनेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। द रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड। सो हियर स्टूडेंट्स यू हैव टू सी दैट द वर्ड रिपीटेशन, है ना, एजोनेंस में रिपीटेशन होता है वोवल साउंड का। अब वोवल साउंड आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है। तो यहाँ पे गो बिफोर, ये बार बार रिपीट हुआ, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, है ना। आप अगर ऐसे बोले एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो गो बिफोर, तो यहां अलग ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऐड हुआ है। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा कवर हो गया। ओके, और आप लोगों को यदि कोई डाउट्स हैं माइंड में या कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मेरे से पूछ सकते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं यहाँ पे आपको प्रदान करना चाहूँगा और वह यह है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।